नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। मेरा नाम राघव है और आज हमारे बीच जो मेहमान हैं वो जन अधिकार पार्टी के मुखिया होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पिछड़ी राजनीति का एक बड़ा चेहरा भी हैं। मैं आपका स्वागत करूंगा। बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं हमारे बीच। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन और 22 के चुनाव के श्री गणेश का दौर है और ऐसे में जब इस बार जातिवार जनगणना का मुद्दा प्रदेश की राजनीति में अहम है, तब उन लोगों से बात करना ज़्यादा अहम हो जाता है जो पिछड़ों की राजनीति का बड़ा चेहरा है। बाबूजी, इस बार जिस तरीके से जातिवार जनगणना को लेकर के बार बार मुद्दा उठ रहा है और उत्तर प्रदेश के इस चुनाव का एक अहम मुद्दा रहने वाला है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो पार्टी सत्ता में बैठी है वो इस जनगणना का कहीं ना कहीं पक्ष ले पाएगी, क्योंकि उसके साथ जो दल गठबंधन में है वो भी अब इसकी मांग करने लगे? देखिए, ये जो जातिवार जनगणना का मैटर है ये बहुत दिनों से चल रहा है। जब मंडल रिपोर्ट की रिपोर्ट आई, लागू होने की बात आई, मामला कोर्ट में गया, तो भी माननीय न्यायालय ने कहा कि आपके पास कहाँ गिनती है कि कितने परसेंट है, किस जाति की कितनी आबादी है, आप वो तो लाओ तब तो लागू कर पाएंगे। लेकिन तब भी वो नहीं करा पाए। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा, वकीलों ने बहस की तो 27% मान गए, क्योंकि 31 की जनगणना में लगभग 52% ओबीसी की आबादी थी। और जनगणना का महत्व आप इस बात पे समझ लीजिए कि जब इस देश में आप जंगल में कितने शेर हैं, कितने और जानवर हैं, सबकी आप जनगणना करते हैं, पशु पक्षी की जनगणना करते हैं, कौन से मजहब के कितने लोग हैं आप शेड्यूल कास्ट की जनगणना करते हैं, सबकी करते हैं, तो आपको ओबीसी की जनगणना करने में क्या दिक्कत है? किस जाति की कितनी आबादी है, कितना उसका हिस्सा बनता है, आप अगर ये जनगणना कर लें तो आपको बजट लोकेट करने में कहाँ पर कितना धन आपको देना है विकास के लिए वो आसानी हो जाए। बहुत पहले से ये लोगों की मांग है कि भाई जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में उसको हिस्सा दे दो। तो ये तब हो पाएगा जब हम जातिवार जनगणना करा लें। इसके लिए हमसे पहले चाहे वो शरद जी रहे हों, हमें कह सकते हैं लालू जी, मुलायम सिंह जी, सब लोगों ने इन लोगों ने बात उठाई, और बहुत सारे नेता रहे, नीतीश जी, जो इस बात को उठाते रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो बात करती थी वीकर सेक्शन की और दबे कुचले मजलूम लोगों के लिए, लेकिन जब जाति जनगणना की बात आती है तो पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों एक मत से हो जाते थे कि जातिवार जनगणना करने की ज़रूरत नहीं। पिछले कुछ समय पहले बीजेपी ने कहा था कि नहीं ठीक है, थोड़े समय के लिए कहा, अब वो भी बदल गई है। कांग्रेस क्या कहेगी क्या करेगी अभी इसका कोई ठिकाना नहीं। तो कांग्रेस पर इस बात का बहुत भरोसा नहीं है कि वो ओबीसी के पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि जब मंडल रिपोर्ट लागू हुई तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। तो लेकिन हम ये चाहते हैं, जन अधिकार पार्टी चाहती है, जो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है वो चाहता है कि जातिवार जनगणना हर हालत में होनी चाहिए और सरकार को कराना चाहिए। अगर सरकार पिछड़ों के साथ न्याय करना चाहती है और पिछड़ों ने वोट दे करके उनकी सरकार बनाई है प्रदेश में भी और देश में भी, और बड़े पैमाने पर आज भी उनके साथ खड़ा है, और अगर वो ये गलती करेंगे, नहीं कराएंगे, तो जो उनके साथ है वो भी टूटेंगे, नेता भी टूटेंगे और उनका जो समर्थक वोट है वो भी टूटेगा। बाबूजी, आपने भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात की। ओम प्रकाश राजभर जी जब आपके साथ मंच पर होते हैं वो कहते हैं कि वो कभी भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे। मन से अलग होते हैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके कहते हैं कि स्थितियां बन रही हैं, हो सकता है गठबंधन हो जाए। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के भीतर क्या ओवैसी के आने को लेकर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या जी भागीदारी संकल्प मोर्चा के भीतर ओवैसी के आने को लेकर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट बने, या फिर क्या कारण है कि आज राजभर जी बीजेपी के साथ जाने को तैयार हो गए? अभी मेरी जब से उनकी मुलाकात हुई मेरी बातचीत नहीं हो पाई, मैं लगातार प्रोग्राम में रहा, तो मैं उस बारे में उनसे चर्चा करूं तभी कोई बात कहूं। और रह गई मेल मुलाकात की बात, तो मुलाकात किसी से, राजनीतिक क्षेत्र में एक शिष्टाचार मुलाकात तो किसी से भी हो सकती। वो भी उनके साथ गवर्नमेंट में रहे हैं, वो भी मिनिस्टर रहे हैं, वो भी मिनिस्टर रहे, हो सकता है एक शिष्टाचार मुलाकात रही हो,
उसको अखबार और टीवी में, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो ऐसी चर्चा कर दी हो। और शायद जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि मेरी एक शिष्टाचार मुलाकात है, ऐसा मैंने सुना कि उन्होंने कहा है। और जो बात वो हमारे साथ कह रहे थे वही बात वो भी अभी भी कह रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया। अभी हम सब लोग मोर्चे के साथ हैं और जब तक हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे और अगर ऐसी कोई बात आएगी तो हम आपसे चर्चा करेंगे उस बारे में। बाबूजी, मैं ओवैसी वाले सवाल पर फिर वापस आऊँगा। मैं घुमा फिरा के नहीं, स्पष्ट ये बात पूछना चाहूँगा कि मोर्चे के भीतर ओवैसी का आना आपको लगता है क्या मोर्चे को मजबूत करेगा या उनके रहने से नुकसान है? क्योंकि ओवैसी का अभी तक इस मोर्चे के किसी भी मंच पर मन साझा करते हुए नहीं देखा गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी सहमति किस तरफ है? नहीं, बात सहमति असहमति की नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि ओवैसी साहब बड़े नेता हैं, उनकी एक पार्टी है, कई प्रदेशों में उनके थोड़े थोड़े एमएलए हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, बुद्धिजीवी हैं, बैरिस्टर हैं। तो वो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कई जगहों पर गए हैं। ये मुझे जानकारी हुई है, राजभर जी ने मुझे बताया कि वो भी गए हैं उनके साथ में। लेकिन ये भी सच है कि हमारी कोई मुलाकात हो, कोई बातचीत इस बारे में उनसे नहीं है ओवैसी साहब से। और जब कोई बातचीत होगी, कोई उस बारे में चर्चा होगी तो फिर आपसे बात करेंगे उस बारे में। बेशक, जैसा आपने कहा ओवैसी साहब बड़े नेता हैं, तो जैसा मेरा राजनीतिक समझ कहती कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपके कद के बराबर उनको नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ जातिगत राजनीति है और आप एक पिछड़ी जाति जो बहुसंख्यक है, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ओवैसी जी के पास ऐसा कोई यूपी में वोट बैंक नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर उनको अपने साथ लिया जाएगा तो उसका आधार क्या रखा गया है? क्या वो भी पिछड़ों की बात करने के लिए तैयार हैं? ये मेरा सवाल है। नहीं, देखिए, ओवैसी साहब बहुत बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे आदमी हैं। वो दलित की भी बात करते हैं, पिछड़ों की भी बात करते हैं, माइनॉरिटी की भी बात करते हैं, वो सब की बात करते हैं। लेकिन हमारे मोर्चे के बारे में उनसे अभी कोई चर्चा और बातचीत नहीं हो पाई है, न मुलाकात हुई है। जब इस बारे में चर्चा मुलाकात होगी तो ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे इस बारे में। अगले सवाल पर हम बाबूजी जाना चाहेंगे कि ये जो अब दौर चल रहा है, लगातार पंचायत शुरू हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ एक बयान दे रहे हैं कि वो लगभग 500 सीटें जीतने वाले हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि वो 400 सीटें जीतने वाले हैं। मैं कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिला, आज लल्लू जी से मुलाकात हुई, तो उनका कहना था कि हम सीटों की तय स्थिति में नहीं है, लेकिन हम 403 मजबूती से लड़ेंगे। तो 500 योगी जी को मिल गई, 400 अखिलेश जी को मिल गई, 900 तो ऐसे ही हो गई। तो सीटों को लेकर के अभी हम किन स्थिति पर पहुँचे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने 400 नहीं कही, 500 नहीं कही होंगी, 403 तो कुल सीट ही हैं। तो आज तक में वो 500 बोल गए हैं, जोश ज़्यादा था। हाँ, तो ठीक है, कुल 403 है। तो 403 में अगर वो 500 जीत जाएंगे तो अखिलेश जी 400 जीत जाएंगे। तो अभी बीएसपी भी है और अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा भी है और बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो और उनके लिए क्या बचेगा अब ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, जिसमें हमारे साथ बाबूराम पाल जी हैं, अपना दल की श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, केवट रामधनी बिंद जी हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, आदरणीय रामकरण कश्यप जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हमारी जन अधिकार पार्टी है, देवेंद्र लोधी भी हैं। 10 पार्टियों के लोग हैं और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन सी विधानसभा में किन की कितनी आबादी है और कौन कितना प्रभावित है और इस वर्तमान सरकार में कौन से लोग दुखी पीड़ित हैं, मजलूम हैं, किनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी और मैं अच्छी तरह जानते हैं। हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने अपना मोर्चा बनाया है और मोर्चा पूरी 403 सीट में मजबूती के साथ लड़ेगा और रिजल्ट लाएगा। और हमारा ऐसा भरोसा है कि हम सरकार में भागीदारी निभाएंगे। नहीं बना पाएंगे अकेले तो, लेकिन भागीदारी हम जरूर निभाएंगे सरकार। एक आखिरी सवाल लेते हुए हम इसे कंपाइल करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ताधारी पार्टियों से सवाल पूछ रहा है, उन सवालों में कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि कोरोना से जुड़े सवाल गायब हैं, जो अव्यवस्था हुई वो गायब है, और फ्री वैक्सीन हो या ऐसे काम हो जिनको लेकर करोड़ों का प्रचार किया गया है, उसकी हर तरफ वाहवाही है। तो जो मैं आपसे सवाल चाहता हूँ, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया भी सरकार से खुलकर सवाल करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर लगता है?
देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप उन चीज़ों को अच्छी तरह जान रहे हैं। इन 7 सालों में सरकार, जो मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है। मतलब बिना मुद्दे के उनसे पूछना शुरू कर देता है। कोई बातचीत ही नहीं है, उन्हीं को घेरना शुरू करता है, विपक्ष को। तो ये पहली बार देखा गया है, कम से कम हम लोग इतने उम्र के हो गए और जितने दिन से हम लोग देख रहे हैं, या और जो हमसे सीनियर लोग बता रहे हैं कि इसके पहले कभी नहीं हुआ कि सरकार से सवाल पूछने की बजाय मीडिया के साथी विपक्ष से सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछा जाता है, भारत पाकिस्तान पे पूछा जाता है, सीए पे पूछ लिया जाता है, धारा 370 पर पूछ लिया जाता है। सवाल ये कभी नहीं पूछा जाता कि बेरोजगारों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। सवाल ये नहीं पूछा जाता कि आपके किचन का बजट कितना बढ़ गया। सवाल ये नहीं पूछा जाता कि गैस सिलेंडर जो 350 का था, 400 का था, वो 900 का कैसे हो गया। पेट्रोल और डीजल जो 50 रुपया और 60 रुपया में था, वो 95 और 100 रुपया में कैसे हो गया। और जब पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया तो जो बाज़ार में चीज़ें आती हैं, ट्रक में लद के आती हैं, तो उसका भाड़ा महंगा हो गया, तो वो सारी चीज़ें महंगी हो गई। तो इस चीज़ को कोई नहीं पूछता है। एक दिन एक साथी मुझसे पूछने लगे कि कुशवाहा जी देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा ही। उन्होंने कॉलोनी दी है, 6000 रुपया दिया है, गैस सिलेंडर चूल्हा दिया है, इसके पहले किसी ने नहीं दिया है, तो वो तो असर है लोगों के बिंदु। मैंने कहा बिल्कुल असर है। अब जो उसको बेचारे को ये समझ में नहीं आएगा कि 6000 तो दिया, लेकिन खाली डीजल में ही 60,000 ले लिया ज़्यादा है, और बाकी चीज़ें जो डीजल से जुड़ी हुई वो ख़रीदता, उसमें कितना ज़्यादा चला गया। कॉलोनी तो दी, लेकिन किसान की जो फसल, उसका जो दाम है, और जो उसकी खाद बीज का रेट है, और जो उसकी बिजली का बिल बढ़ा, वो कितना बढ़ा। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, नोटबंदी के बाद से तो लगभग 8 से 10 करोड़ नौकरी चली गई। इस बात पर कोई चर्चा नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों से वो मीडिया का साथी भी प्रभावित है, लेकिन वो किन कारणों से वो चर्चा नहीं करता। वो ये सवाल नहीं करता है कि भाई मेरे साथी ने सही बात की तो उसके खिलाफ भी मुकदमा हो गया, मीडिया के साथी को भी गोली मार दी गई, कितनी बेटियों के साथ रेप हो गया और उनको मार दिया गया। ये कोई सवाल नहीं होता। सवाल कहेंगे रिजर्वेशन की बात करेंगे तो कहेंगे आप जातिवाद की बात करते हैं। तो ये सवाल इस तरह के ऐसे खड़े किए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई, और ये सारे सवाल मेन मुद्दों से भटकाने के लिए किए जाते हैं कि दूसरे पे चर्चा हो, जिस पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए, जिस पर चुनाव होना चाहिए, उस पर ना चर्चा हो करके किसी और मुद्दे पर चर्चा हो जाए। अब मैं अब चाहूँगा कि आपसे कि आपके तमाम चाहने वाले हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, और पिछड़ी जाति जिसके नेतृत्व की आप बात करते हैं, उसको कोई संदेश दें कि चुनाव आने वाला है, वो इस समय किस तरीके से चुनाव को देखे, उसका नज़रिया क्या होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं प्रदेश के सभी साथियों से, और ख़ास करके जो देश के संविधान पर भरोसा रखते हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे पर भरोसा रखते हैं, मेरी उनसे अपील है कि इन 7 सालों में जो 2 बार हमने वोट दे करके सेंटर की गवर्नमेंट बनाई और 1 बार वोट दे करके स्टेट की गवर्नमेंट बनाई, उससे आपको क्या हासिल हुआ। मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ तो ना बच्चों की अच्छी शिक्षा है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, किसान को खाद बीज महंगी है, उसकी फसल की कीमत कम है, मजदूर के सारे अधिकार ख़त्म कर दिए लॉकडाउन में, बिजली का कानून बना, एग्रीकल्चर के कानून बने। ये सारे कानून किसान के, गरीब के, कमज़ोर के, हर व्यक्ति के हित में नहीं है, सबके खिलाफ है। ऐसी हालत में एक ही रास्ता है कि जो सरकार हमारे और हमारे बच्चों के हित में नहीं है, उस सरकार को आने वाले चुनाव में उनके खिलाफ मत दे करके, भागीदारी संकल्प मोर्चा को वोट दे करके, जन अधिकार पार्टी को वोट दे करके उसको जिताएं, ताकि हम आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथी विधानसभा में पहुँचें और आपके लिए बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ें और आपके हक अधिकार को दिलाने में लगें। तो आप सभी लोग लगभग भागीदारी संकल्प मोर्चा की 2022 में जो मजबूती है उसको भी अब आंक चुके होंगे,
और गठबंधन पर बनने वाली जो भी स्थितियां हैं वो अभी तय नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूं कि गठबंधन अभी 1 महीना और देर सही, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें आपको दिखा जाएगा। लेकिन तब तक आप ये बात याद रखिए कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इस मुद्दे के साथ अगर जनाधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा चल रहा है तो ये बात लगभग स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का जो 52 से 58% के बीच का ओबीसी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मोर्चे के साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले चुनाव में ये मोर्चा उसे प्रभावित भी करेगा। तब तक के लिए बोलतंत्र के साथ जुड़े रहिए और स्वतंत्र मीडिया की आवाज़ को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।